क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज हम क्लास 10 फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। इस चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 से 8 मार्क्स 7 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है। इस पे चैप्टर पे यहां से अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में इक्का दुक्का क्वेश्चन जो यूनिट से रिलेटेड होता है वो पूछा जाता है, और यहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या फिर प्रूफ भी पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं बच्चों इस आसान से चैप्टर की। और सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा यहां से इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा बच्चों यहां से इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम समझेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट है क्या। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का जो मतलब है वो है यहां से चार्ज का फ्लो होने की रेट, या चार्ज के फ्लो होने की रेट। क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोल सकते हैं यहां से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज है उसके फ्लो होने की रेट। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया चार्ज कहां है। तो देखो चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं वो हमारे कंडक्टर की सरफेस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। क्लियर है। तो हम यहां से बना लेते हैं कंडक्टर। क्या बना लेते हैं यहां से बच्चों, कंडक्टर। और हमने यहां से एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर बना लिया है। क्या कर लिया है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर बना लिया है। इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के ऊपर, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के ऊपर हमने बहुत सारे क्या लिख दिए हैं, ई के ऊपर पावर माइनस की लगा दी है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या कहना चाहते हैं हम, क्या हैं ये बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। वही चार्ज यहां से क्या करेगा, फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे प्लस चार्ज पाया जाता है। तो प्लस और माइनस ये चार्ज आपस में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये फ्लो करने वाले हैं। आप इस तरह से समझिए कि बस ये क्या करेंगे बच्चों, यहां से फ्लो करेंगे। और चार्ज के जो फ्लो होने की रेट होगी, जो चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होगी उसे ही क्या कहा जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि यहां से चार्ज जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है। क्या आप लोगों को पता है यहां से कि यूनिट क्या होती है चार्ज की। चार्ज की यूनिट होती है बच्चों यहां से कूलम। जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम। और यहां से चार्ज का मीनिंग ये है कि कोई भी दो बॉडी पे होने वाला चार्ज वो हमें यहां पे ये बताता है कि उन दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ड्यू टू चार्जेस। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर नजदीक आ जाते हैं और यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नजदीक आ जाते हैं तो पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या करने लगेगा बच्चों, रिपेल करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को यहां से क्या करने लगेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव यहां से एक दूसरे को क्या करने लगेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका हमें पता चलता है चार्ज की पोलैरिटी से। चार्ज की पोलैरिटी का मतलब है कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो मैटर है उस पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कंडक्टर की सरफेस पे, कंडक्टर की सरफेस पे यहां से 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पाए जाते हैं। मतलब 1 मीटर क्यूब अगर वायर ले लिया जाए, उसका वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब बन जाए, सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब बन जाए तो 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसकी सरफेस पे पाए जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल ये जम गया होगा कि भैया इलेक्ट्रॉन्स की तो कोई कमी नहीं है, मतलब नेगेटिव चार्ज की तो यहां पे कोई कमी नहीं है। क्लियर है। अब नेगेटिव चार्ज की यहां से कमी नहीं है तो नेगेटिव चार्ज अगर कहीं ना कहीं फ्लो करने लगे, अगर नेगेटिव चार्ज किसी मैनर में फ्लो करने लगे, किसी पाथ में फ्लो करने लगे, तो हम उसे कह देंगे यहां से कि चार्ज का क्या हो रहा है, एक सिस्टमैटिक फ्लो हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि चार्ज एक क्लोज लूप के अंदर, चार्ज किसी वायर के थ्रू बहता हुआ किसी क्लोज लूप में फ्लो करने लग गया है। अभी फ्लो नहीं करेगा, जब तक हम चार्ज के ऊपर वर्क नहीं करेंगे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए यहां से चार्ज को फ्लो कराने के लिए बैटरी लगाई जाती है। और बैटरी क्या करती है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। बैटरी क्या करती है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। मैं बहुत सारी वही बातें आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं
जो काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़े तो यहां से हमें पता चला कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पे होंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां से फ्लो करेंगे। अब देखते हैं बच्चों, देखो यहां से आप लोगों को ये समझना है कि अगर ये कोई कंडक्टर है, अगर ये कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और हमने यहां से कोई बैटरी लगा दी है, हमने यहां से कोई क्या लगा दी है, बैटरी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर की ओर है और नेगेटिव टर्मिनल यहां से इधर की ओर है, तो यहां पे कौन सा बनेगा बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, और यहां पे कौन सा बनेगा बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। अब आप लोगों को पता है कि यहां पे बहुत सारे क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ये क्या है, एक कंडक्टर है, क्या है बच्चों, ये एक कंडक्टर है, और आप लोगों को पता है कि कंडक्टर के ऊपर पर यूनिट वॉल्यूम 10 टू द पावर +29 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का क्या करवाने जा रहे हैं, फ्लो करवाने जा रहे हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि करंट जो होगी, जो करंट डिफाइन जो है वो कैसे है, कितना चार्ज फ्लो कर चुका है कितने टाइम इंटरवल में। डीक्यू का मतलब होता है चार्ज में फ्लो, मतलब फ्लो का जो चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है, चार्ज में जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, क्लियर है। और dt का मतलब होता है टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लिया गया है, कितना टाइम इस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए लिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये नेगेटिवली चार्ज आयन जो है, नेगेटिवली चार्ज आयन जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो इस पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। बोलो इस पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और इस नेगेटिव से क्या होने लगेंगे, रिपेल होने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहां से इसको देखें तो ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कहीं ना कहीं क्या करने लगेंगे, क्रॉस करने लगेंगे। किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया आता है वो उसको कट करने से आता है, और सिलेंड्रिकल शेल को अगर आप यहां से कट करके सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल, गोल दिखेगा। तो इस गोल सर्कल से, इस गोल सर्कल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं, क्रॉस करते जा रहे हैं, इसको इधर से फ्लो करवा रहे हैं। क्लियर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो चालू हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कंटिन्यू फ्लो करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे, तो ये एक चार्ज का फ्लो बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से क्रॉस कर गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से क्लोज लूप में से या क्लोज सर्किट के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गए, वही हमें बताती है करंट की वैल्यू। अगर हम ये देखें कि एक सेकंड, अगर हम इसको देखें और एक सेकंड के अंदर, अगर 1 सेकंड के अंदर, अगर 1 सेकंड के अंदर यहां से एक कूलम चार्ज, 1 सेकंड के अंदर अगर एक कूलम चार्ज, 1 सेकंड के अंदर अगर एक कूलम चार्ज यहां से फ्लो कर जाएगा तो करंट कितनी बनेगी, 1 एम्पियर बनेगी। क्या बनेगी, 1 एम्पियर। तो डिराइव्ड यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलम पर सेकंड। क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट जो होती है वो कूलम पर सेकंड होती है, और कूलम पर सेकंड को ही बच्चों यहां से क्या बोल दिया जाता है, एम्पियर बोल दिया जाता है। कूलम पर सेकंड को ही यहां से क्या बोल दिया जाता है, एम्पियर। क्लियर है, तो होप सो ये आपको क्लियर यहां से हो गया होगा कि कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर बोला जाएगा, और कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड करंट। पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। करंट की डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को, क्या है, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से किसी कंडक्टर के अक्रॉस, किसी कंडक्टर के अंदर, थ्रू आउट द कंडक्टर, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है, यहां से करंट, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब देखिए आप लोग, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होके इधर की ओर फ्लो करने लगे, तो आप लोगों को यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। अगर यहां पे किसी भी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वहां पे एटम होंगे, तो एटम के पास आप जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। हो सकता है मेटल के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं इजीली बिना किसी आयोनाइजेशन एनर्जी को दिए,
केवल पोटेंशियल डिफरेंस लगाने मात्र से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को चलाया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव भी तो होंगे। तो पॉजिटिव क्या करेंगे, आप लोगों ने सोचा कभी, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे बताइए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा? इसके जस्ट ऑपोजिट जो चार्ज का फ्लो होगा वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की तरफ ही हमारा करंट फ्लो होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही हमारा क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होगा। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया है कि जब भी कोई सर्किट लगाया जाएगा, उस सर्किट के अंदर अगर बैटरी लगाई जाएगी तो बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होगा। बैटरी के पॉजिटिव एंड से किसी भी कंडक्टर के अंदर हम यहां से क्या करवा सकते हैं, करंट को फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगी, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है किसकी, करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या करता है बच्चों, करंट फ्लो करता है। और करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या मैं यूं कहूं पर सेकंड, एक सेकंड या फिर पर सेकंड के अंदर फ्लो होने वाला चार्ज, पर सेकंड फ्लो होने वाला चार्ज ही क्या है, करंट है। पर सेकंड फ्लो होने वाला चार्ज ही क्या है, करंट है। होप सो क्लियर हुआ होगा, करंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ये वाला भी मामला आपका पूरा क्लियर है। बैटरी हाई पोटेंशियल है, इसको क्या बोल देते हैं, यहां से हाई पोटेंशियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, हाई पोटेंशियल। और इसको क्या बोल देते हैं, यहां से लो पोटेंशियल। तो करंट जो फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। हाई पोटेंशियल वाले एंड को सोर्स कहा जाता है, इसको यहां से लोड कहा जाता है। इसको सोर्स कहा जाता है, इसको लोड। आगे का थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लेवल पे बताता चलूंगा। चलो बात करते हैं यहां से कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या है अपने पास, जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं उनको देख लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक सेल कैसे बनाना है हमें, इलेक्ट्रिक सेल बनाना है हमें ऐसे, जैसे थोड़ी देर पहले बनाया था, इलेक्ट्रिक सेल बनाना है। बहुत सारी बातें अभी करना बाकी है। चलो बैटरी कैसे बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे हम सेल्स को किसमें ऐड कर देंगे, सीरीज में ऐड कर देंगे। दो या दो से ज्यादा सेल्स को किसमें ऐड कर देंगे, सीरीज में ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगी भैया, बैटरी बन जाएगी। अच्छा, ये प्लग की है। देखो एक सर्किट बनाते हैं पहले, सबसे पहले एक सर्किट बना के दिखाते हैं आपको। उस सर्किट में आपको थोड़ा यहां से समझ में आएगा कि यहां हमने अमीटर लगाया है, यहां हमने स्विच लगाया है, यहां हमने वोल्ट मीटर लगाया है, ये रेजिस्टेंस लगाया है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। और यहां पे हमने स्विच को क्या कर दिया है, ऑन। तो ये कैसा है स्विच, ऑन स्विच है। कैसा स्विच है बच्चों, ये ऑन स्विच है। ठीक है, तो ऑन स्विच कर दिया है। तो प्लग की ओपन स्विच है, ओपन का मतलब ऑन नहीं है, ओपन मतलब क्लोज है एक तरीके से, ओपन का मतलब ऑफ है। ठीक है, अगर ओपन है तो यहां से वो कैसा है, अभी ऑफ है। और अगर वो क्लोज है बच्चों, तो क्लोज होने का मतलब यहां से हो जाएगा कि स्विच कैसा है, ऑन है। ओपन का मतलब यहां से क्या है, ऑफ है। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो यहां से जाएगा। ये हमने लगाया है यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो एक इसका सिंबल है वोल्ट मीटर का। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहां से कितना वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, दैट इज वोल्ट मीटर का काम है। और कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो यहां से अमीटर का काम है, ये आपके वोल्ट मीटर का काम है। क्लियर है? तो बात कीजिए वायर जॉइंट की। अच्छा, वायर आपको जॉइंट करना है तो आप वायर ऐसे जॉइंट कीजिए, इसका मतलब होता है ये वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है और यहां से ये क्रॉस कर रहे हैं विदाउट जॉइनिंग। और एक वायर जॉइंट होता है जिसके अंदर दो वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे हम इनको आपस में जोड़ते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ की बात चल रही है कि नहीं दो वायर्स को आपस में जोड़ना, और नहीं जोड़ना तो वो उसके ऊपर से निकल करके चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो कैसा होगा, यहाँ पे ये कांटे कांटे लगाने हैं, ये क्या होगा आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, एक किसी भी मटेरियल की करंट के फ्लो को रोकने की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हर किसी मटेरियल के पास है। इंसुलेटर्स के पास ये ज्यादा है, कंडक्टर्स के पास ये कम है, और सेमीकंडक्टर्स के पास जो है वो कंट्रोलेबल है, मतलब उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो रजिस्टर है, ये तो क्या है, रजिस्टर है, लेकिन हम इसे रेजिस्टेंस बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस रजिस्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि आप लोग पढ़ क्या रहे हो,
करंट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, चार्ज के फ्लो होने की रेट है। अब चार्ज के फ्लो होने की रेट अगर रुक जाए, किसी कारण से रुक जाए, किसी वजह से रुक जाए, तो वो रुकना ही क्या कहलाता है? उस मटेरियल की प्रॉपर्टी कहलाती है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी ही उसे रोक सकती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी ही उसे क्या कर सकती है? रोक सकती है। मतलब मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे उसकी लेंथ हो गई, जैसे उसकी रेजिस्टिविटी हो गई, जैसे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये सब चीजें मिलके यहां से रेजिस्टेंस को जन्म देती है। और रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्ज का जो फ्लो है वो रुकता है, रुक के चलता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर हो गया। तो रजिस्टर के बाद में अगर हम यहां से रजिस्टर के ऊपर एक एरो लगा दें तो हम इसे कहेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे इसे? वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर वेरिएबल रजिस्टर। मतलब इसे वेरी किया जा सकता है, इसे वेरी किया जा सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बच्चों ओम होती है। आगे आएगा, बहुत डिटेल में रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फ्यूज की। तो जो फ्यूज का जो सिंबल है वो कुछ यूं करके है। फ्यूज क्या होता है बच्चों? फ्यूज हमारे घरों में लगा हुआ होता है, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करते हैं वहीं पे फ्यूज लगा हुआ होता है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। ये खुद एक तरीके से अपना अंत कर लेती है, अपना एंड कर लेती है। सुसाइडल बैग है, जैसे लाइसोसोम हमारे सेल में सुसाइडल बैग है, वैसे ही ये सुसाइड कर लेती है। और वायर को क्या कर देती है? अपने आप पिघल जाता है। वायर हाई करंट की वजह से वायर पिघल जाता है और सेफ रह जाता है। जो घर में अप्लायंसेस हैं, जो यूज कर रहे हैं हम लोग, और जो बंद भी पड़े हैं, कई बार बंद अप्लायंसेस भी यहां से क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो अगर घर के अंदर हो जाए तो अप्लायंसेस खराब यहां से हो सकते हैं। बहुत सारी बातें जो हमने यहां से की है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब भी देख लीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल होता है ये होता है, और बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का फिलामेंट होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छा देता है। फ्लोरोसेंट होता है, मतलब यहां से रोशनी वो देता है। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करने जा रहे हैं पहले रेजिस्टेंस की, उसके बाद हम बात करेंगे यहां से ओम्स लॉ की। रेजिस्टेंस की दो बातें होगी। एक तो रेजिस्टेंस हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस को हम एक तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और एक रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे देखते हैं? फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। देखो भैया, जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के ऊपर। जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ता है तो यहां से रेजिस्टेंस भी उसका क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं से उसके एरिया को घटा देंगे तो वो यहां से आपका रेजिस्टेंस को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो बातें तो बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके L बाई A के। और आप लोग जानते हैं यहां से कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है और इक्वल का साइन आता है तो एक कांस्टेंट आपके यहाँ पे फॉर्मूले में लग जाता है। वही कांस्टेंट क्या है? आपका रेजिस्टिविटी। इसे रो के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? इसे रो के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? आपकी रेजिस्टिविटी। किसी मटेरियल की क्या है? रेजिस्टिविटी। अब ये खुद जो होती है वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है। वो हमारे यहाँ पे कोर्स में नहीं है। क्लास 12th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आप जाके देख सकते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको जानने की इच्छा है तो, क्योंकि वो बहुत सारी बातों पे रेजिस्टिविटी उसकी डिपेंड करती है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ने के लिए ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो केवल नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। केवल नेचर ऑफ द मटेरियल पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। इसीलिए रेजिस्टेंस खुद एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को होने से रोकती है, उसको बाउंड करती है, उसको अपोज करती है। तो चार्ज का फ्लो कम हो जाता है। वो रेजिस्टिविटी के ज्यादा होने की वजह से ही चार्ज का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बात इतनी सी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ यहां से कहता है कि भैया आप रेजिस्टेंस को यहां से कैलकुलेट ही कर लीजिए। आप रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट मत कीजिए। आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए यहां से V बाई I के रेशियो से। तो आप लोगों के दिमाग में आया कि ये I वाला सीन तो ठीक था, ये तो समझ में आता है, रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करवा ही रही हैं तो समझ में आ गया। लेकिन ये यहां से क्या है बच्चों? इसको बोला जाता है पोटेंशियल। क्या बोला जाता है इसको? पोटेंशियल। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, लेकिन आप लोग इसे चलो पोटेंशियल के नाम से जानिए।
एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होता है तब तक आपका जो करंट है, तब तक आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या लगाई थी, बैटरी लगाई थी। बैटरी में यहां क्या दिया था, प्लस, यहां क्या दिया था, माइनस। इसको क्या बोला था कि ये तो क्या है, हायर वोल्टेज है या हायर पोटेंशियल है, इसको क्या कहा था, लोअर पोटेंशियल है। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाई। अब आप कहोगे वोल्ट कहां से आ गया, अरे ये जो पोटेंशियल है इसकी यूनिट है वोल्ट। तो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो आपका यहाँ पे कितना जनरेट हो गया, प्लस का 10 वोल्ट जनरेट हो गया, और यहाँ पे 0 था तो यहाँ का कितना जनरेट हो गया, 0 वोल्ट। तो आप मुझे बताइए कि 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में, 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में क्या यहाँ पे एक डिफरेंस जनरेट हो रहा है? 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में एक डिफरेंस जनरेट हो रहा है, बस यही डिफरेंस ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस टर्मिनल के अक्रॉस अगर इसको टर्मिनल को नाम अगर दे दें ए और बी, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो कितने वोल्ट का हुआ, बोलो 10 वोल्ट का हुआ। 10 वोल्ट हायर है, 0 वोल्ट लोअर है, तो 10 माइनस 0 कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल अगर जनरेट हो जाता है तो करंट फ्लो कर जाती है। आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो करंट फ्लो कर जाएगी। करंट फ्लो करने का मतलब क्या है, चार्जेस का फ्लो अच्छा खासा होने लग जाएगा तो करंट फ्लो करने लग जाएगी। तो ओम के नियम ने ये कहा कि आप क्या करेंगे, यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी बैटरी के, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस आपने जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, आपने किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है और उसमें से जितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यह भी कहा साथ में कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या मैं यूं कहूं जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आपने बैटरी छोटी लगाई, अगर आपने यहां से किसी भी रजिस्टर के अंदर बैटरी आपने लगा दी छोटी, मान लेते हैं आपने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, और यहां से आपने एक करंट फ्लो करवा दिया 5 एम्पियर का। बैटरी लगा दिया आपने 10 वोल्ट की और करंट आपने फ्लो करवा दिया 5 एम्पियर का। तो आप इसे बेशक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जाएगी, V बाई I से, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। ओम के हिसाब से आप रेजिस्टेंस जो कि एक कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी सर्किट के अंदर बहने वाले करंट और बहने वाली यहां पे जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके रेशियो से निकाल सकते हैं। मतलब यहां से आपका 10/5 आप करेंगे तो आपको यहां से 2 मिलेगा। और ओम मैंने बताया था आप लोगों को, यहां से रेजिस्टेंस की क्या है, SI यूनिट है। ओम क्या है बच्चों, SI यूनिट है। किसकी, रेजिस्टेंस की क्या है, ये SI यूनिट है। क्लियर है। तो ओम का नियम ये कहता है कि आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि अगर आपने इसी रजिस्टर के अक्रॉस यहां से जो पोटेंशियल था इसको 2 गुना कर दिया, पोटेंशियल को 2 गुना कर दिया, तो रेजिस्टेंस तो क्या है, कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस तो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। तो बदलेगा नहीं तो 2 ही रहेगा, R तो 2 ही रहेगा। तो V कितना आ गया, 20। तो बोले करंट फिर उस हिसाब से बदलेगी। अब आप मुझे बताओ, क्या करंट की वैल्यू आप लोग पता करके बता सकते हो, यहां से क्या आएगी करंट की वैल्यू? करंट की वैल्यू आएगी यहां से 20/2, दैट इज कितनी, 10 एम्पियर। मतलब जैसे ही आपने पोटेंशियल को क्या किया, पोटेंशियल को 10 से क्या किया आपने, 20 किया, तो करंट जो आपकी 5 एम्पियर थी, वो कितनी एम्पियर हो गई, 10 एम्पियर हो गई। जो करंट आपकी 5 एम्पियर थी वो कितनी हो गई, 10 एम्पियर। होप सो यहां से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये था भैया आपका ओम का नियम। और ओम के नियम से आपको ये पता चल चुका है, कि अगर ओम के नियम के हिसाब से अगर हम V और I का ग्राफ बनाएं, तो हम जानते हैं कि R क्या होता है आपका, V/I होता है। तो V/I का जो ग्राफ होगा, जो स्लोप होगा, वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। अगर यहां से स्लोप इंक्रीजिंग है तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन अगर स्लोप क्या है, यहां से कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे स्लोप यहां से कांस्टेंट है। इसीलिए ये वाला ग्राफ ओम के लॉ में अप्लाइड नहीं है। ओम्स कंडक्टर क्या होते हैं, जिनका जो थीटा होता है, जो V और I का जो रेशियो होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है, कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वो I और V के बीच में आ जाता है। और ऐसे कई बार आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं I और V के बीच में। जैसे मान लो आपको ये R1 दे रखा है और ये R2 दे रखा है। एक क्वेश्चन यहां से लेते हैं I और V के बीच का।
V और I के बीच का एक क्वेश्चन लेते हैं यहां से और बात करते हैं यहां से एक I और V के बीच का। तो ये मान लो अगर ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए कि V/I का रेशियो यहां से R1 की वैल्यू तो क्या आ रही है, कम आ रही है, इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप यहां से क्या है बच्चों बोलो, यहां से इसका स्लोप क्या है बच्चों बोलो, यहां से इसका स्लोप बोलो क्या है, ज्यादा है। जो R2 वाला जो ग्राफ है उसका R1 के स्लोप से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब R2 की वैल्यू यहां से क्या है बच्चों, ज्यादा। R2 की वैल्यू कम, R2 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन आप यहां से देखेंगे कि R2 की वैल्यू ज्यादा यहां नहीं है, क्योंकि ये I/V का रेशियो हमें R2 नहीं देगा, I/V का रेशियो हमें क्या देगा, यहां से R1 देगा, 1/R2 देगा। क्लियर है, R2 नहीं देकर के क्या देगा, उसका रेसिप्रोकल देगा। तो यहां से 1/R2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो R2 की वैल्यू क्या हो गई, यहां से कम हो गई। तो R2 यहां से R1 से क्या हो जाएगा, कम। होप सो ये आपको यहां से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहने वाला है। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और रेजिस्टेंस पे अब कुछ फैक्टर्स बात करते हैं कि रेजिस्टेंस के कुछ क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। देखो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। इसका मतलब रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा जो आपका सिस्टम है वो यहां से ये है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आपकी लेंथ बढ़ेगी तो भी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो होगी वो बढ़ जाएगी। किसी भी कंडक्टर के, किसी भी इंसुलेटर या किसी भी सेमीकंडक्टर के, कोई भी मटेरियल आपके पास यहां से हो सकता है जो रेजिस्टेंस होल्ड करता है। लेकिन अगर आप यहां से देखते हैं कि जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कर जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। अगर आपका एरिया यहां से इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, यहां से डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और है आपके 10th क्लास में कि अगर आप टेम्परेचर को यहां से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपका रेजिस्टेंस यहां से बढ़ जाएगा। आप लोग इसे डायरेक्ट रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है किसके, लेंथ के। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। इसका मतलब यहां से अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस यहां से क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए हम यहां से दोनों की प्रोपोर्शनलिटी एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो हम R को पाएंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L/A के। और आप लोग जानते हैं यहां से कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटेगा तो इक्वल का साइन लगेगा, और इक्वल का साइन लगेगा तो यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है बच्चों, रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रो। और रो को ही कहा जाता है रेजिस्टिविटी। क्या कहा जाता है, रो को रेजिस्टिविटी। होप सो यहां से आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि रेजिस्टिविटी क्या है। अब देखो आप लोगों को ये देखना है कि 12th क्लास के अंदर जब भी रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है ml/ne² टाउ। क्या दिया जाता है, ml/ne² टाउ a। थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे बनता है या ऐसे इसका मतलब निकलता है कि R में जो चीज डिपेंड करती है वो साफ साफ M भी है। यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है M पे भी है। मतलब अगर मास बढ़ेगा, तो यहां से रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। ये बात यहां से पता चलती है, ठीक है। अगर हम हमारे वाले फॉर्मूले को देखें तो L/A से L/A हम यहां भी क्या करवा सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। बोलो ध्यान से देखो, हमारे वाले रेजिस्टेंस 10th क्लास के अंदर जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास रो L/A। और जो 12th क्लास के अंदर जो फॉर्मूला है, जो 12th क्लास का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है यहां से ml/ne² टाउ a। तो रेजिस्टेंस को यहां से मैच करवाया जा सकता है। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो निकल करके आता है। देखो रेजिस्टिविटी का क्या आएगा, m आएगा ऊपर और कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ne² टाउ। क्या आएगा, ne² टाउ। देखो इस टाउ का मतलब क्या होता है बच्चों, इस टाउ का मतलब यहां से होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां से कि जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, कंडक्टर के अंदर कैसे फ्लो करता है पता है आप लोगों को, बताया है मैंने कंडक्टर के अंदर कैसे फ्लो करता है। जब भी कंडक्टर के अक्रॉस हम कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, कोई बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस उसके अक्रॉस पैदा कर देते हैं, ये प्लस वाला हिस्सा और ये माइनस वाला हिस्सा
तो कहीं ना कहीं यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है और पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर फ्लो करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो किसी न किसी वेलोसिटी से करता है, ठीक है। अब हम यहां से ये देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी क्या है टेम्परेचर पे, और डिपेंडेंसी क्या है एरिया पे, डिपेंडेंसी क्या है यहाँ पे लेंथ पे, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। इन सारी बातों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया लेंथ के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब बात आती है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर पे ये क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये 10th क्लास के अंदर बच्चों को थोड़ा सा नहीं बताया जाता है। मैं यहां से आप लोगों को 12th क्लास के छोटे से फॉर्मूले से लेकर के 10th क्लास में हम कैसे इसको सीख सकते हैं ये बात बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है आपके। कैसे? अब आप लोगों को ये पता चल गया कि जो फॉर्मूला है अपना ml/ne² टाउ ए है, और यहां से जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर कंपैरिजन करवाया जा रहा है तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली किससे मैच हो रही है, देखो ध्यान से देखो, जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी डायरेक्टली किससे मैच हो रही है, m/ne² टाउ से। किससे हो रही है, m/ne² टाउ से। और टाउ यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जब यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर बैटरी लगाने के बाद फ्लो करता है, जब भी कोई चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो करता है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो करते वक्त वो दूसरे यहां से एटम के पॉजिटिव पार्ट से टकराता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे पॉजिटिव पार्ट से क्या करता है, कॉलिजन करता है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम का गैप होगा उसे रिलैक्सेशन टाइम कहा जाएगा। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम का गैप होगा उसे रिलैक्सेशन टाइम कहा जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होता है। ये आप 9th क्लास की केमिस्ट्री में सीख सकते हैं कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन का या किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां से उनके अंदर जो मोशन है, जो ब्रोनियन मोशन हो रहा होता है किसी भी पार्टिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो तेज होने लगता है, मतलब वो बढ़ जाता है। तो जो टाइम हो गया सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, जो रिलैक्सेशन टाइम हो गया, वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, कम होना ही है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो जल्दी ट्रैवलिंग करेंगे, तो टाइम क्या लेंगे बच्चों, कम। ठीक है, तो टाइम के कम लेने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से टाइम क्या लिया गया, कम। अब टेम्परेचर अगर बढ़ने से टाइम कम लिया गया है तो यहां पे ये टोटल वैल्यू बोलो, ये नीचे वाली वैल्यू कम हो गई। कम होने से यहां से क्या हुआ, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। बोलो, ये टाउ यहां से कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टिविटी के तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी के बढ़ जाने से तो रेजिस्टेंस वैसे ही बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि टाउ के कम होने से टेम्परेचर बढ़ने से, और मामला यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। किसको, रेजिस्टिविटी को लेके। रेजिस्टिविटी को आप लोग देख रहे हैं, रेजिस्टिविटी को यहां से बोला जाता है क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे जो रेजिस्टिविटी का है वो क्या प्रभाव पड़ता है, ये बता रहे हैं। सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस, ये बोल रहा है कि कुछ मटेरियल के पास लो रेजिस्टेंस होता है, वेयर एज सम अदर हैव मच हायर रेजिस्टेंस। इन जनरल एन एलॉय हैज हायर रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। तो हमें यहां से एक चीज देखने को मिल रही है भैया कि जो एलॉय होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो एलॉय है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई होगा। अगर देखा जाए कंपैरिजन में किसको, प्योर मेटल को। तो प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, लो होगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, एलॉय का यहां से हाई होगा। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा हैव लो रेजिस्टेंस। नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन हैव हायर रेजिस्टेंस। नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है, और यहां से प्योर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, कम है। रेजिस्टिविटी के कम और ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी पे जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला भी लिख देना, रो एल बाई ए, आपका काम बन जाएगा। रो बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। क्लियर है। बात करते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट की, बात करते हैं यहां से रेजिस्टिविटी की यूनिट की। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है। सिंपल, आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो आप मुझे बताइए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या है। आप मुझे बताइए यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला।
तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास है भैया रो एल बाई ए है। क्या है? रो एल बाई ए है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर आप रॉ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, आर इंटू ए बाई एल कर सकते हैं। एल डिवाइड में आ गया, ए मल्टीप्लाई में चला गया। आर की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम होती है। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की कितनी होती है नीचे? मीटर। तो आप मुझे बताइए यहां से मीटर से ये मीटर कट गया कि नहीं कट गया? तो कितना बच गया यहां से? ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या होती है? आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी डिफाइन कैसे है? रेजिस्टिविटी डिफाइन ऐसे है कि अगर मान लो आपने यहां से एक मीटर स्क्वायर का एरिया लिया है और आपने 1 मीटर की ही यहां से लेंथ ली है और रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी 1 ओम मीटर निकल करके आएगी। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बेस पे हम जो मटेरियल है उनका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से वेरी लो रेजिस्टिव है। तो वेरी लो रेजिस्टेंस कौन कौन से के पास है? यहां से कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रोलाइटिंग सॉल्यूशन है। ये कंडक्टर्स हैं। जो कंडक्टर्स हैं उनका जो आप ये देखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम। कंडक्टर बहुत अच्छे जो होते हैं फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए उनकी जो रुकावटें हैं वो एक्चुअली क्या होती है? कम। सब्सटेंस हैविंग मॉडरेट रेजिस्टिविटी, ऐसी कौन सी है सब्सटेंस जिनकी मॉडरेट रेजिस्टिविटी है? क्या है? ऑफर एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, देयरफॉर सच सब्सटेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। फॉर एग्जांपल अलॉय सच एज नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन, ये जो है आपके अलॉय, उनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी मॉडरेट है। और कुछ देखोगे आप लोग यहां से प्लास्टिक है, रबर है, ड्राई वुड है, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स है। तो इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत क्या है? हाई है। कंडक्टिविटी क्या है? बहुत लो है। ऐसे ही कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या है? बहुत हाई है। और कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है? बहुत लो है। बात करते हैं यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट की, इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बात करते हैं यहां से? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बड़ा सिंपली मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा। बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। अब कॉम्बिनेशन कर रहे हैं किसका? रेजिस्टर्स का। हम क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन होगा तो यहां से बात चलेगी पहली सीरीज की। क्या बात चलेगी? बात चलेगी पहले सीरीज की। सीरीज के अंदर क्या होता है? एंड टू एंड ज्वाइन होता है। क्या होता है? एंड टू एंड ज्वाइन होता है। क्लियर? एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। जैसे मान लो कोई एक रेजिस्टेंस है R1 और आपने एक और रेजिस्टेंस लिया। क्या लिया? R2। और एक और रेजिस्टेंस लिया आपने। क्या लिया? R3। अगर आपने उसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, एंड टू एंड का मतलब है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट आपको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए हैं आपने। इन दोनों का ये पॉइंट कॉमन कर दिया, इन दोनों का ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन करके एंड टू एंड यहां से ज्वाइनिंग इनकी कर दी है। तो इनको बोला जाएगा सीरीज में आपने इनको जोड़ा है। अगर आपने सीरीज में इनको जोड़ा है तो आपने पक्का पक्का यहाँ पे कोई ना कोई क्या लगाई होगी? कोई ना कोई बैटरी तो लगाई ही होगी। जब बैटरी अगर लगाएंगे तो आप मुझे बताइए कि किसी न किसी बैटरी से कोई ना कोई तो करंट फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर, जो यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं ओम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके हिसाब से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही यहां से करंट फ्लो होती है। ये आप लोग पहले पढ़ के आए हैं ओम्स लॉ में। ध्यान रहे, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार इसको रटने बैठ जाते हैं। रटने की इसमें नीड नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। करंट ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो जितना होगा उतनी करंट यहां से होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर ये आई करंट यहां से निकली है तो इसमें भी कितनी करंट जाएगी? आई करंट जाएगी। इसमें भी कितनी करंट जाएगी? आई। और इस थर्ड रजिस्टर में भी आई करंट जाकर के बाहर निकल के वापस लोड में एंटर कर जाएगी। कितनी करंट? आई करंट। मतलब आई करंट यहां से निकली और आई करंट इसके अंदर वापस आई। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब आप देखो इसके अंदर जो आई करंट जाएगी और इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो क्या है? यहां से R1 है। तो आप मुझे बताइए कि यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा ओम के नियम के हिसाब से V इज इक्वल्स टू क्या होगा? IR। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो IR1। क्या होगा? यहां का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? IR1। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड नंबर के पोटेंशियल की। तो सेकंड नंबर के पोटेंशियल में यहां पे करंट कितनी फ्लो कर रही है? I। तो यहां पे जो सेकंड नंबर का पोटेंशियल होगा V2 वो क्या होगा? बोलो IR2। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब मुझे बताओ, अब यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो क्या होगा? V3 होगा। वो क्या होगा? I इंटू R3। क्लियर है? I इंटू R3। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? I इंटू R3। तो आप मुझे बताइए कि जो ये पूरा पोटेंशियल लगा हुआ था, ये जो V पोटेंशियल लगा हुआ था, यही तो यहाँ पे V1, V2 और V3 में डिवाइड हुआ होगा।
क्योंकि जब भी सीरीज में एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है किसी दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को, तो उनके अंदर करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि पोटेंशियल इसका V1 है जो IR1 होगा, V2 है जो IR2 होगा, और जो V3 है वो IR3 होगा। तो जो V टोटल आपने लगाया था वही बटा होगा किसमें, V1 प्लस V2 प्लस V3 के अंदर। क्लियर है? यहां पे हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, हम सीरीज में कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि R1, R2 और R3 को अगर आप पैरेलल में या सीरीज में लगाते हैं तो उन तीनों को, या जितने भी आपने लगाए हैं जिस भी अरेंजमेंट में, उसको लगा करके अगर एक रेजिस्टेंस लगाना हो तो वो कितनी वैल्यू का होगा। एक रजिस्टर लगाया जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस में कितनी ओम वैल्यू होगी। तो यहां से V हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, V1 के बारे में क्या बात कर सकते हैं, V1 लिखते हैं हम IR1, V2 हम क्या लिख सकते हैं IR2, और V3 हम क्या लिख सकते हैं IR3। हम चाहें तो यहां से V को भी लिख सकते हैं बच्चों। V को कैसे लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं I इंटू R इक्वलेंट। वो बात चल रही है ना कि भैया कितना लगाया जाएगा, तो I इंटू R। अब R इक्वलेंट मतलब एक रेजिस्टेंस लगाना है जो पूरे सर्किट को हैंडल कर रहा है, वो एक रेजिस्टेंस हमें लगाना है। तो I से I आप देखेंगे यहां से कैंसिल आउट हो रहा है। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है सीरीज के अंदर, जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो क्या कैलकुलेट हो रही है, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर तीन रजिस्टर सीरीज में लगा दिए गए हैं तो जो R इक्विवेलेंट निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। होप सो ये बात यहां से क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां से पैरेलल की। पैरेलल कनेक्शन ऐसे किया जाता है, पैरेलल की बात करेंगे। पैरेलल में हम ये देखते हैं बच्चों कि यहां से एक रजिस्टर R1, एक रजिस्टर R2 और एक रजिस्टर R3 आपको यहां पे पैरेलल में कुछ इस टाइप से कनेक्ट करने हैं। तो जिनका एक कॉमन एंड हो और जिनका एक और कॉमन एंड हो, और उसको हमें ऐड कर देना है यहां से किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से। बैटरी पे बहुत लंबी चौड़ी बात अभी करेंगे कि बैटरी ऐसी क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाती है। इलेक्ट्रॉन तो सर्किट के अंदर घूमने लगता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट बनने लगती है। फिलहाल बात रेजिस्टेंस की थी, बात ओम्स लॉ की थी। ओम्स लॉ से ज्यादा हम यहां पे कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी रेजिस्टेंस में भी बचती है बच्चों, और कुछ बातें अभी पोटेंशियल के अंदर भी बच रही है। अभी तो बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए। जैसे जैसे नोट्स हैं वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं। आप लोग इसके अंदर भी चीजें रीड कर सकते हैं। मैं सारी लाइन टू लाइन यहां पे रीड नहीं करूंगा। जो मुझे यहाँ टॉपिक दिखेगा उसे तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा, और वही आपको एग्जाम में करके आना है। फुल आउट टू फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पे हमने बैटरी लगाई। अब आप मुझे बताइए कि यहां से कोई ना कोई आई करंट तो निकलेगी जी। बिल्कुल कोई ना कोई आई करंट तो निकलेगी। थोड़ी आई करंट ऊपर पहुंचेगी, यहां आएगी। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, नोड। ये क्या है, नोड है। नोड का मतलब ये होता है कि जहां दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस जुड़ी हुई हो, दो या दो से ज्यादा जगह पे एक जगह से करंट जा सकती हो, उस जगह को नोड बोला जाता है, उस जंक्शन को नोड बोला जाता है। जंक्शन भी यहां से बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी जो I1 करंट है वो इसमें चली गई, क्योंकि अब गारंटी तो है नहीं ना कि सारी आई जो पूरी आई है वो इसमें ही चली जाएगी। इसमें कैसे चली जाएगी, या इसमें कैसे चली जाएगी, इसमें कैसे, अच्छा थोड़ी लगता है कि ये एक में चली जाएगी, है ना। तो यहां पे आप ये देखिए कि तीनों रजिस्टर्स के अंदर करंट बटेगी। बेसिक अगर मैं बात करूं, यहां से बेसिक अगर बात करूं, तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि रुकावट। अब रेजिस्टेंस का हिंदी में मीनिंग क्या है, रुकावट। इसका मतलब अगर करंट फ्लो करेगी तो जहां रुकावट ज्यादा होगी वहां पे करंट कम फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। तो रुकावट ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगी, और रुकावट अगर कम होगी मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी तो करंट यहां से क्या करेगी, ज्यादा फ्लो करेगी। तो बात करते हैं यहां से I1 मानते हैं इसमें करंट फ्लो करती है, और मान लेते हैं कि I2 नाम की करंट इसमें से फ्लो करती है, और मान लेते हैं कि I3 नाम की करंट इस ब्रांच में से फ्लो करेगी। तो ये वापस फिर से जो करंट्स बनेगी वो क्या बनेगी, टोटल I बनेगी, क्योंकि यहां पे क्या आएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या बनेगी, I। वही करंट वापस लोड में एंटर करेगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहां का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, I1 R1। यहां का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा आपका, I2 R2। और यहां का जो पोटेंशियल होगा वो आपका क्या होगा, I3 R3। लेकिन यहां पे जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज क्या रहने वाला है, सेम। मतलब यहां पे बटेगी कौन, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पे, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी।
अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हम करंट को ही डिस्ट्रीब्यूट करके इसका प्रूफ देख लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में यहां पे पोटेंशियल बट रहा था। यहां पे देखो पोटेंशियल क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो पोटेंशियल के सम को हमने टोटल पोटेंशियल के इक्वल किया, पोटेंशियल के सम को टोटल पोटेंशियल के इक्वल किया, V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन इसके अंदर तो हम लोग यहां से I1 I2 और I3 जो टोटल करंट है उसके इक्वल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम बच्चों यहां से I1 प्लस I2 प्लस I3 को इक्वल करेंगे I टोटल के। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो मुझे बताओ, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1 है या V इज इक्वल्स टू I1 R1 है। तो यहां पे पोटेंशियल तीनों ही ब्रांचेस के अंदर क्या होगा, सेम पोटेंशियल। पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। कैसे रहता है, सेम। जैसे मान लो ये V है तो यहां पे क्या बनेगा V, और ये 0 है तो यहां पे क्या बनेगा 0। जब भी मैं यहां 10 वोल्ट लिख दूंगा तो ये प्लस का 10 है और ये इधर माइनस का, तो 0 0 10 10। तो अगर मैंने मान लो यहां से V लिखा है तो V यहां से V और V, तो इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, तो V और 0 V और 0 V और 0, सेम पोटेंशियल पे जो पैरेलल है उसके अंदर मामला आ जाएगा। इसका मतलब करंट बटेगी। तो पोटेंशियल अगर इसका सेम होगा तो I की वैल्यू ओम्स लॉ से क्या होगी, बोलो, V इज इक्वल्स टू I1 R1 था, V इज इक्वल्स टू I1 R1 था, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, बोलो, V बाई R1 होगी, बिल्कुल होगी। क्या I2 की वैल्यू V बाई R2 होगी, जी बिल्कुल होगी। क्या I3 की वैल्यू V बाई R3 होगी, हाँ यही होगी। तो इसकी क्या होगी, V बाई R इक्विवेलेंट, V बाई R इक्विवेलेंट। ध्यान से देखो भैया, यहां से V क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। V से V क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V से V कैंसिल आउट होगा तो ठीक है। तो बात चलेगी यहां से 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इक्वल होगा 1 बाय R इक्विवेलेंट। तो यही फॉर्मूला जनरेट होगा यहां से R इक्विवेलेंट का। यही हम यहां से देख रहे थे कि सीरीज और पैरेलल एक्चुअली है क्या, यही सब इसके अंदर बातें बताई गई है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। बात करते हैं डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन भी यहां से हो रहे हैं, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए हैं बच्चों, तो उस न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हम कुछ बातें यहाँ पे जो अभी रह गई है, जरूरी जो रह गई है पढ़ाना इस चैप्टर के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए भैया, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। किसकी हेडिंग लगाइए, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अब हम उस कंडक्टिंग वायर को या सिलेंड्रिकल वायर को यहां से क्या करने जा रहे हैं, स्ट्रेच करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर हम यहां से देखते हैं। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के अंदर हमें यह समझना है कि अगर मान लो आपके पास कोई L लेंथ का पहले कंडक्टर था, आपके पास कोई L लेंथ का पहले कंडक्टर था, ठीक है, ये कंडक्टर पहले आपके पास L लेंथ का था, लेकिन आपने उसको क्या किया, खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। आपने क्या कर दिया, उसके साथ खींच दिया, खींचतान कर दी, स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेच करने के बाद तो ये तो कंफर्म है कि उसकी जो लेंथ होगी वो क्या कर जाएगी भैया, स्ट्रेच होने के बाद लेंथ क्या होगी उसकी, क्या कर जाएगी, इंक्रीज। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि जो मोटाई थी वो थोड़ी अभी क्या हो चुकी है, कम। बिल्कुल होनी ही है मोटाई तो कम, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी, किसी चीज को स्ट्रेच करोगे तो उसकी मोटाई थोड़ी थोड़ी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर इसकी मैं लेंथ को मानूं तो मुझे इसकी लेंथ को अब चेंज होते हुए L डैश मानना होगा। बोलिए, बिल्कुल चेंज हो गई तो L डैश मानना होगा। सपोज कीजिए कि इसका एरिया इस टाइम A रहा होगा। सपोज कीजिए कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में समझा चुका हूं कि जब भी किसी सिलेंड्रिकल चीज को यूं कट किया जाता है और सामने से देखते हैं तो सर्कल दिखता है, उस सर्कल में से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। वायर एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल होता है, मस्त रहो, सर्कल होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब भी एरिया लगाने की बात आ जाए तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर करना पड़े तो, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाई, आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं ऐसा एक न्यूमेरिकल आएगा और मैं तब आपको बताऊंगा कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहां से स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के अंदर हमने इसकी स्ट्रेचिंग करके इसकी लेंथ को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, मे बी L डैश हमने इसको माना। इसका एरिया क्या था, उस वक्त A था, तो मैंने इसका एरिया क्या मान लिया, अब इस वक्त इसका एरिया मान लिया A डैश। ठीक है, अब आप मुझे यहां से बताइए कि क्या आप रेजिस्टेंस के बारे में लिख सकते हैं, इसके रेजिस्टेंस के बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, रो एल बाई ए, बिल्कुल रो एल बाई ए लिखा जा सकता है। अब आपको थोड़ी थोड़ी चिंता रो की होगी कि रो नहीं चेंज होगा क्या, लंबाई चेंज हुई है, एरिया चेंज हो गया। अरे भाई,
किसी भी मटेरियल को खींचने से उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती जो उसके पास पहले से है। जैसे मान लो कोई टिन है या कोई ऐसा एलॉय है जो कॉपर है, उसको क्या खींच के आप ऐसे थोड़ी गोल्ड बना सकते हैं, भाई हाँ कॉपर को थोड़ा खींच लेते हैं गर्म करके गोल्ड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं हो सकती, लंबाई और एरिया बाकायदा चेंज हो सकते हैं, रेजिस्टिविटी मतलब वो एक नेचर ऑफ मटेरियल है, वो चेंज नहीं हो सकता है। पीट पीट के सोना नहीं बना सकते तांबा को। क्लियर? तो जो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे डैश आएगा, जो नया रेजिस्टेंस आएगा, वो मे भी आप लोग समझ रहे होंगे रो एल डैश बाई ए डैश आएगा, बिल्कुल रो एल डैश बाई ए डैश आएगा। चलो एक काम करते हैं बच्चों, ऐसे छोटा सा रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। एक काम करते हैं, रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। रेशियो बनाते हैं हमारा ओल्ड वर्सेस न्यू या न्यू वर्सेस ओल्ड, जो आपको अच्छा लगे वो बनाओ। तो एक काम करते हैं, यहां से रेशियो बनाते हैं न्यू वर्सेस ओल्ड का, तभी पता चलेगा कि वो न्यू जो है वो कम हुआ है या फिर बढ़ा है। तो न्यू का क्या है, यहां से रो एल डैश बाय ए डैश, और ये यहां से क्या हो जाएगा आपका रो एल बाय ए। तो आप मुझे बताइए, रो से रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी आर डैश अपॉन आर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल डैश इंटू ए अपॉन एल इंटू ए डैश। बोलिए समझ में आ रही है बात? तो इसको आप लोग यहां से रखिए, थोड़ा सा देखो इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, थोड़ी चीजें इसको और समझने में हमें थोड़ी खर्च होगी। अब थोड़ा सा दिमाग हमें यहां से ये लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि भैया अगर यहां से मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं और इसके भी अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो आप मुझे बताइए कि वॉल्यूम क्या होगा इसका। देखो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। जैसे मान लो बचपन में आपने क्या पढ़ा, वॉल्यूम क्या पढ़ा, एल इंटू बी इंटू एच पढ़ा क्यूबॉइड का। तो एल बी क्या होता है बच्चों, एरिया, और हाइट क्या होती है, लेंथ। मतलब एरिया को लेंथ से इंटू करने से वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया को लेंथ से इंटू करने से वॉल्यूम आया, तो एल क्या हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पे v है, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे भी v रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा। आपने इसकी लंबाई बढ़ा दी, मान लो इसके अंदर 2 लीटर पानी आता था, इसकी मोटाई अच्छी खासी थी, लंबाई कम थी, 2 लीटर पानी आता था, आपने इसकी लंबाई बढ़ा दी तो मोटाई भी तो कम हो गई, तो पानी तो 2 लीटर ही आएगा। तो पानी 2 लीटर आएगा तो भैया फिर भी अभी भी एरिया बदला, लेंथ बदली, लेकिन अपने अकॉर्डिंग बदल के सेट हो गए कि पहले भी v था अब भी v है। मतलब एल इक्वल ए डैश एल डैश हो गया। बोलो समझ में आ रही है बात? एल इक्वल क्या हो गया बेटा, एल एल डैश हो गया। इसका मतलब यहां से देखो एल डैश बाई एल को या फिर ए बाई ए डैश को क्या लिखा जा सकता है, देखो ए बाई ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ए बाई ए डैश को क्या लिख सकते हैं, यहां से एल डैश बाई एल लिख सकते हैं। तो ए बाई ए डैश को मैं यहां से क्या कर देता हूं, एल डैश बाई एल कर देता हूं। समझ में आ रही है बात? तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था कि आर डैश बाई आर जो था वो आपका एल डैश ए बाई एल ए डैश था। तो ए बाई ए डैश को मैं क्या करता हूं, ए बाई ए डैश को मैं क्या कर देता हूं, यहां से एल डैश बाई एल लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, एल डैश बाई एल लिख देता हूं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? देखिए एल डैश बाई एल कर दूं, ए बाई ए डैश को क्या कर देता हूं, एल डैश बाई एल। तो बस यहां से काम हो गया आप लोगों का। देखिए तो ये क्या बन गया अब, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो आर डैश बाई आर निकल के आ गया। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, यहीं पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि लंबाई को 3 गुना यहां से बढ़ा दिया, मान लेते हैं कि लंबाई को यहां से 3 गुना बढ़ा दिया, और जो पहले का जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम था, तो हमें नया रेजिस्टेंस पता करना है। सिंपल सवाल पूछा गया है कि लंबाई को यहां से 3 गुना स्ट्रेच करके लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया गया है, पहले का रेजिस्टेंस 10 ओम हुआ करता था, नया रेजिस्टेंस बताइए। तो नया रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आर डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। आर डैश का जो फॉर्मूला बनेगा, आर डैश का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर यहां से क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और एल डैश की जगह क्या लिख देंगे 3l, एल डैश की जगह क्या लिख देंगे 3l, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों l, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो पहले कट कर देते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और r की जगह रख देंगे 10, 10 इंटू 9 तो आपका 90 ओम, यहां से आंसर आने लग जाएगा। ये एक जो टॉपिक था रेजिस्टेंस के अंदर पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आप देखिए कि a बाई ए डैश को आप एल डैश बाई एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप एल डैश बाई एल को a बाई ए डैश में तो लिख सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आर डैश बाई जो आर है वो एल डैश बाई एल को ए बाई ए डैश लिखने से ए बाई ए डैश का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से ये भी यूज किया जा सकता है जब वो कहे आपसे कि एरिया हाफ हो गया, खींचने से जो एरिया है वो हाफ हो गया, या एरिया 3 गुना हो गया, या एरिया ऐसा हो गया। लेकिन
आर डैश के सामने ए डैश मत लेना, आर डैश के सामने एल डैश को लेना, तो आर डैश बाई आर क्या हो जाएगा, एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर। लेकिन आर डैश बाई आर यहां से ए डैश बाई ए का होल स्क्वायर नहीं होगा, ए बाई ए डैश का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, लेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आर डैश ऊपर लिया तो एल डैश भी ऊपर ले लो। लेकिन यहां से एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आर डैश अगर ऊपर लिया है तो फिर आर के हिसाब से आपको ए ऊपर लेना होगा, मतलब आर डैश बाई आर जो होगा वो आपका ए बाई ए डैश का होल स्क्वायर होगा, ना कि ए डैश बाई ए का होल स्क्वायर। होप सो यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो अब हम यहां से बात करते हैं कुछ ऐसी जो और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यहां से बैटरी की बात। और बैटरी का मतलब आप लोग समझते हैं क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कितना लगाए बैटरी? V लगाई। तो यहां से करंट जब फ्लो होती है, किसी भी रजिस्टर के अंदर करंट जब फ्लो होती है, तो इसकी कहानी सुनते हैं, थोड़ी बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनते हैं। देखो भैया, रजिस्टर क्या होता है एक्चुअली, कोई ना कोई हमारा घर में लगा हुआ अप्लायंसेस होता है, जैसे आयरन हो सकता है, फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, जो भी हमने यूज करना है हमारे घर में है वो हो सकता है, वो एक रजिस्टर है, वो एक रेजिस्टेंस है, वो करंट को रोकता है और अपनी फंक्शन को परफॉर्म करता है। फ्रिज है या जो रेफ्रिजरेटर है वो करंट को रोक के ठंडा करने का काम करता है, तो ठंडा करेगा। हीटर का काम करंट को रोक के नाइक्रोम के वायर में करंट को फ्लो करवा के हीटिंग इफेक्ट देके आपको गर्मी देना है सर्दियों में, तो ये आपके हीटर का काम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही जो रजिस्टर लगा है वो अपना अपना काम करंट को रोक करके उसमें करते हैं, मतलब करंट वहां रुकती है, और वो रुकने का मतलब ऐसे नहीं रुक जाएगी, लेकिन वो चलती चलती अपना काम करती है। तो एक्चुअली बात ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रजिस्टर के पास जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स रजिस्टर के पास जाते हैं, वो रजिस्टर के पास एनर्जी को वहां पे खर्च कर देते हैं। तो आप लोगों को दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई कहां से, जो इलेक्ट्रॉन ने खर्च कर दी वहां पे जाकर के रजिस्टर के पास में। तो इलेक्ट्रॉन को देखो एनर्जी मिलती है यहां से, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है यहां से। ये क्या है भैया? सेल है। ये क्या है? सेल। ये कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिंग सेल है। कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिंग सेल। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, अभी आप 10th क्लास में है, तो आप लोगों को यहां से ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या यूज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वहां से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। बेसिकली देखें तो केमिकल सेल है, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इतना ध्यान में रख लें एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। तो यहां से एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन, इस में एनर्जी यहां से लेगा और इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाकर के वो एनर्जी को क्या करवाएगा? खर्च, है ना। करंट जा रही है तो इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा तो यूं एनर्जी को क्या करवा देगा? खर्च करवा देगा। क्लियर है? जब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो पॉजिटिव खर्च करवा देगा। मतलब तुम्हें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन जाता है एनर्जी लेकर के, किससे? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी से। जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ होता है वहां से जाके रजिस्टर के अंदर वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहां से लग गया, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लग गया। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो V है ये डिफाइन कैसे है, जो V है वो डिफाइन कैसे है। V देखो डिफाइन है वर्क डन पर चार्ज। क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज का मतलब हो गया कि एक चार्ज पे कितना काम किया गया है, चलने के लिए कितना काम किया गया है, वो है आपका वर्क डन पर चार्ज। वर्क डन पर चार्ज ही पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल की जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है। पोटेंशियल की जो यूनिट है बच्चों वो क्या है? वोल्ट है। वर्क की जो यूनिट है वो क्या है? जूल है। और चार्ज की क्या है? कूलम है। तो यहां से जो जूल पर कूलम ही क्या है? वोल्ट है। जूल पर कूलम ही आपका यहां से क्या बनता है बच्चों? वोल्ट बनता है, या वोल्टेज भी इसे कहा जाता है। छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल ये है, मान लेते हैं कि Q आपको दे दिया 2 कूलम और V दे दिया आपको 12 वोल्ट। तो आपसे पूछ लिया वर्क डन। देखो भैया, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? वर्क डन पर चार्ज है। तो पोटेंशियल कितना दे दिया? 12 दे दिया। वर्क का आपसे पूछ लिया, चार्ज कितना दे दिया? 2। तो 2 कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 24 जूल आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसे जूल नहीं बोल के क्या कर सकते हैं? वोल्ट पर कूलम भी बोल सकते हैं। अगर यहां से 1 जूल का वर्क करें, 1 जूल का वर्क करें और 1 कूलम का चार्ज अगर चलने लगे, 1 कूलम का चार्ज अगर चलने लगे, तो यहां से हो जाएगा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की यही डेफिनेशन यहां से आती है। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल हैं। उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को करने से पहले हम एक बात करेंगे यहां से, कुछ जो शुरू में हमने बात की थी। शुरू में क्या बात की थी बच्चों? हमने शुरू में बात की थी इस लेक्चर के I इज इक्वल्स टू क्या बात की थी? Q बाय T, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट के बारे में क्या देखा था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज था वो किस रेट से फ्लो हो रहा है। होप्स आप लोगों को दिख रहा होगा यहां से एकदम क्लियर।
ठीक। तो जो चार्ज की फ्लो होने की जो रेट है बच्चों, वो थी हमारी करंट, और करंट के अंदर जो Q है वो Q क्या है, इस Q को ही समझने के लिए छोटा सा मैंने यहां से सेटअप रेडी किया है कि अभी क्या पढ़ना बाकी रह गया है न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, फिर आप धड़ल्ले से यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल इजीली लगा लेंगे। तो देखिए आप लोगों को ये देखना है कि Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ne। अब इसको समझते हैं, Q का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू Ne क्यों होता है। देखो N का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक चार्ज पे इतना इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब एक चार्ज पे मौजूद इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल चार्ज बन के तो आएगा। ये सिंपल सी बात है। कैसे बन के आएगा, जैसे मान लो एक टॉफी जो है वो 5 रुपए की है, तो 20 टॉफी कितने की होगी, 20 इंटू 5 100 की होगी। तो 100 कैसे निकल के आया, पैसे कैसे निकल के आए, रेट को आपको टॉफी से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना। तो यहां से नंबर ऑफ टॉफीज ये ले लो और ये रेट आपकी ये ले लो, है ना। रेट क्या है, मान लो आपकी जो भी रेट है, और जो नंबर ऑफ टॉफीज वो है ये जो भी है। मान लो 5 रुपए की एक टॉफी थी, रेट हो गई, और 20 आपकी टॉफी तो 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया। तो क्यों क्या हो गया, 100 हो गया। तो बस ऐसे ही, इसीलिए मतलब अगर कोई एक बॉडी कोई दूसरी बॉडी पे अगर चार्ज का ट्रांसफर करना चाहती है, अगर कोई चार्ज का ट्रांसफर यहां होना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा। तो ट्रांसफर ऑफ एनी चार्ज बिटवीन टू और मोर बॉडीज is always equal to the integral multiple of electronic charge। जो चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, किसके, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब हमेशा जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के मल्टीपल में ही होगा। n की वैल्यू आप डालते जाइए, आपको अगला चार्ज मिलता जाएगा। मतलब ऐसे ही हर किसी को कोई भी चार्ज दिया नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता, मतलब ऐसे ही कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो जाता। समझिए इस बात को, चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। मतलब पहला जो चार्ज मिलेगा आपको, जो मिनिमम से मिनिमम चार्ज किसी को दिया जा सकता है वो कितना है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही है। इतना चार्ज ही आप मिनिमम से मिनिमम किसी को दे सकते हो या ले सकते हो। इससे ज्यादा दे सकते हो, इससे कम नहीं दे सकते, कम नहीं ले सकते। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक एक्सपेरिमेंट है। वहां से यहां हम देखते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरी करता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जो अगला चार्ज अब आपके दिमाग में आएगा, भैया अगला चार्ज कितना दिया जाएगा। अरे पहला चार्ज अगर 1 से दिया जाएगा तो अगला चार्ज 2 से दिया जाएगा, 2 से दिया जाएगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। होप सो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो Q इज इक्वल्स टू क्या बनता है, फॉर्मूला Ne। तो अभी तक हम देख रहे थे कि भैया हमने फॉर्मूला पढ़ा I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। हमने क्या पढ़ा, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। अब बस Q की जगह आपको क्या पुट कर देना है, Q की जगह क्या पुट कर देना है बच्चों, Ne पुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा, Ne बाय टी। क्या बन जाएगा, Ne बाय टी। तो बस ये फॉर्मूला यहां से आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन को यहां से कर लेंगे। अच्छा कुछ और बता देता हूं आपको, जैसे मिली एम्पियर से आप अगर मिली एम्पियर से अगर आप एम्पियर में जाना चाहते हैं, मिली एम्पियर से अगर आप एम्पियर में जाना चाहते हैं तो आपको 10 टू द पावर -3 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -3 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां लिख देते हैं 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई। अगर आपको माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में जाना है तो आपको 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे ज्यादा आप लोगों से पूछा नहीं जाता है। डेफिनेशंस बहुत सारी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों बात करते हैं हम यहां से इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे यहां से इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिकल पावर को समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर यहां से क्या चीज है। देखिए पावर जो डिफाइन है वो बच्चों डिफाइन है रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, या फिर एनर्जी खर्च करने की रेट, या एनर्जी को बनाने की रेट, या फिर खर्च करने की रेट, या फिर वर्क को करने की रेट ही क्या होती है, पावर होती है। तो मतलब पावर जो डिफाइन है वो आपका कैसे डिफाइन है, वर्क अपॉन टाइम से। पावर कैसे डिफाइन है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम से, काम करने की रेट ही क्या है, पावर। अब देखो आप लोग यहां से एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं पोटेंशियल का, V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज, पढ़ा है आप लोगों ने। तो पक्का आपने यहां से वर्क डन को पक्का क्या पढ़ा होगा, VQ पढ़ा होगा। तो ठीक है, तो यहां पे आप इसको लिख दीजिए VQ और टाइम को ले लीजिए T। तो आप जानते हैं यहां से
कि एक छोटा सा फॉर्मूला और पढ़ा है आपने, Q बाई टी इज इक्वल्स टू आई। तो यहां से Q बाई टी को एक काम कर दीजिए, I लिख दीजिए और ये फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए पावर का। क्या है पावर? पावर है वोल्ट एम्पियर। पावर की जो यूनिट डिराइव्ड यूनिट बन के आई है, जो सामने यूनिट बन के आई है, ये क्या बन के आई है बच्चों? वोल्ट एम्पियर बन के आई है। क्लियर है? ये बन के आई है आपकी वोल्ट एम्पियर। तो इस वोल्ट एम्पियर को ही क्या कहा जाता है? वॉटेज या फिर वॉट कहा जाता है। वोल्ट एम्पियर को ही क्या कहा जाता है? वॉट कहा जाता है। अब 1 वाट की पावर कैसे जनरेट होगी? सोचिए, 1 वाट की पावर कैसे जनरेट होगी? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से 1 एम्पियर की करंट अगर रजिस्टर में फ्लो कर जाएगी तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1 वाट यहां से पावर जनरेट हो जाएगी। पावर क्या होती है? एनर्जी के ट्रांसफर होने की रेट होती है या फिर एनर्जी के खर्च होने की रेट होती है, क्योंकि पता है आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन बैटरी से एनर्जी लेकर के जाता है और रेजिस्टेंस में अपनी एनर्जी को क्या करता है? खर्च करता है। वही रेट क्या है? यहाँ पे पावर है। पावर ही कैलकुलेट यहां से करनी होगी। चलो, अब आप लोगों को फॉर्मूला मिल चुका है, आप लोगों को फॉर्मूला पावर का VI मिल चुका है, लेकिन आप लोग यहां से ये फॉर्मूला भी जानते हैं, V इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया? IR। तो यहां से आप V को IR यहां पे लिख दीजिए, तो आपको जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग फॉर्म में मिल जाएगा। तो IR लिख दीजिए, IR के मल्टीप्लाई में क्या है? I है, तो जो पावर का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? I स्क्वायर R। भी एक पावर का फॉर्मूला ही है। अगर आप लोग यहां से इसको V इज इक्वल्स टू IR नहीं लिख के आप I को एक काम कीजिए, V बाई आर लिखिए। यहाँ पे I को एक काम कीजिए, V बाई आर लिखिए। देखो P इज इक्वल्स टू VI है, I को एक काम कीजिए, V बाई आर लिखिए। तो I क्या हो जाएगा? V बाई आर। तो जो फॉर्मूला बन के आएगा पावर का वो आएगा आपका V स्क्वायर बाय आर। होप सो ये भी आपको दोनों के दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। बस सिंपल सी बात है। अब आपको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालने के लिए फिर से जो आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वर्क अपॉन टाइम। आप लोग जानते हैं कि वर्क ही क्या होती है? एनर्जी। तो यहां से एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी को हीट एनर्जी भी बोला जाता है, हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये जो पावर के इतने फॉर्मूले बनते हैं, तो हीट का जो फॉर्मूला है या जो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया? साफ साफ पावर इनटू टाइम बन गया। लेकिन आपके पास तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं, एक है VI, एक पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर R और एक पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई R। तो इसलिए एनर्जी के या फिर हीट के भी 3 फॉर्मूले बनेंगे। पहला बनेगा VIT, दूसरा बनेगा I स्क्वायर R इंटू टी, तीसरा बनेगा आपके पास V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये 3 फॉर्मूले यहां से बनेंगे। तो यही है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसकी बात करते हैं बच्चों? कमर्शियल यूनिट। बात करते हैं यहां से कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं। अब कमर्शियल यूनिट क्या होती है, इस बात को ध्यान से देखिए। देखो, आप लोगों को ये पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो SI यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो आपकी यहां से क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, लेकिन जूल के अंदर, जूल क्या छोटी यूनिट है, तो जूल के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के जो काम है वो जूल के अंदर नहीं किए जा सकते हैं। यहां से जो कमर्शियल यूनिट निकल करके आती है उसे कहा जाता है किलोवाट आवर। क्या क्या जाता है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर बनाना बहुत इजी है। कैसे बनाते हैं और इसका डेरिवेशन देखते हैं किलोवाट आवर का, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर में यहां से 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। अब ये आया कहां से, इस बात को समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अब मुझे बताइए कि यहां से जो एनर्जी थी उसका फॉर्मूला क्या बन रहा था? पावर इनटू टाइम बन रहा था। पावर को किस में लिया जा रहा था? वाट में लिया जा रहा था, क्योंकि ये उसकी SI यूनिट थी। और टाइम को किस में लिया जाएगा? सेकंड में, क्योंकि वो भी इसकी क्या है? SI यूनिट है। कमर्शियल यूनिट तो नहीं है, SI यूनिट है। तो SI यूनिट को थोड़ा चेंज करके वाट को किलोवाट में बदलते हैं। अब आप मुझे बताइए, वाट को अगर किलोवाट में बदलोगे, वाट को अगर किलोवाट में बदलोगे तो आपको 1000 का बोलो डिवाइड लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? बिल्कुल। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड तो लगाना ही पड़ेगा। और यहां से आप टाइम है जिसको सेकंड में है ऑलरेडी, उसको आर में बदल रहे हैं, तो 3600 का डिवाइड लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? अब एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने जा रही है? किलोवाट आवर में। तो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने जा रही है? किलोवाट आवर में, क्योंकि वाट किसमें बदल दिया है? किलोवाट में। टाइम किसमें बदल दिया है? आर में। तो यहां से क्या हो चुका है? 36 कितने जीरो हैं भैया? 5 जीरो हैं, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 5। और यहां से क्या हो जाएगा? 3.6 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 10 टू द पावर 6। तो बस यहां से रिलेशन निकल करके आ गया है कि 1 किलोवाट आवर में
1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। यहां पे आप लोगों का ये टॉपिक, ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके न्यूमेरिकल्स की मैं अलग से एक वन शॉट वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके अंदर केवल मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा। मतलब आपको एक वीडियो लेक्चर तो ये देखना है और उसके बाद एक उसे देखना है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।